अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रैन। नाज़रीन, आज हम एक अहम अवामी मसले पर बात करेंगे। कराची शहर में आटे की शॉर्टेज हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की हम बात करने जाएंगे कि ख़ास तौर पे जो हुकूमत ने पैकेज दिया था 10 किलो आटे का जो रेट है वो 400 रुपये है यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन वो आटा अब लोगों को दस्तयाब नहीं हो रहा है। पिछले कोई 15 से 20 दिनों से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आटा दस्तयाब नहीं है। जो बाहर मार्केट में आटा मिलता है वो तकरीबन 600 रुपये का आटा मिलता है 10 किलो। हम डिफेंस में वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल जानते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये लिस्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान की लिस्ट है। इस पर आटा है 10 किलो, 10 किलो का आटा है 400 रुपये का, और चीनी का रेट है 68 रुपये। इसी तरह घी का जो रेट है वो 170 रुपये, चावल का रेट 140 रुपये किलो है, और टोटा मांस उसी तरह से दीगर भी रेट्स लिखे हुए हैं। तो ये शिकायत है कि आटा जो है वो शॉर्ट है, आटा नहीं मिल रहा है। उसके अलावा चीनी के हवाले से भी शिकायत है कि जो चीनी है वो पाउडर फॉर्म में चीनी आ रही है, और वो भी लोगों को 2 किलो की जगह 1 किलो चीनी जो है ना वो लेनी पड़ रही है उन्हें। आइए मज़ीद अंदर जाके उनसे बात करते हैं। ये एक बड़ा डिफेंस का ये एक बड़ा यूटिलिटी स्टोर है और यहाँ पर लोग कुछ ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं। हम यहाँ भी सूरत हाल चेक कर लेते हैं आटे के हवाले से कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसे आटा कहाँ रखा हुआ है? सर आटा इधर ही होता है, अभी नहीं है, फ़िलहाल आया नहीं। कब से नहीं है आटा? तकरीबन ये हो गए 8-10 दिन से नहीं आ रहा। अच्छा, हमें ये शिकायत मिली कि 11 तारीख के बाद से नहीं आ रहा, 11 दिसंबर के बाद से नहीं। हमारे पास आखिरी दफ़ा कब था आपके पास? तकरीबन 14 या 15 दिसंबर को आया था, लास्ट सप्लाई आई। आपका कितना कोटा है, कितना क्वांटिटी आती है आपको? डेली 500-600 बैग आती हैं 10 kg की। तो फिर आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? लोग कितने आते हैं डेली? आटे की डिमांड कितनी है आपकी? 600 ही सेल है टोटली सेल हो जाता है। हाँ, तकरीबन 700 आ जाए, 700 भी सेल हो जाएगा। अच्छा, आप चलिए हम लोगों से भी बात करते हैं, और भी लोग हैं। आप यहाँ कुछ लेने आए? जी, मैं यहीं होता हूँ। अवैस नाम स्टाफ है जी। अच्छा, क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैं असिस्टेंट सेल्समैन हूँ। अच्छा जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आटे की आटे की शॉर्टेज के हवाले से आटे का ये प्रॉब्लम है कि वो कोटा होता है ना हर रीजन्स का, तो वो क्वार्टर एंड जब होता है तो कोटा तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, उसको वो भी रीन्यू हो रहा है। तो 1-2 रोज में इंशाल्लाह मंडे से, मतलब सुन रहे हैं कि मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब तक लोग रोटी खाना बंद कर दें? नहीं, 14 वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन खाना तो खाएंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व हो जाएगा जैसे। तो मैनेजमेंट तो आवाम को सहूलत देने के लिए बैठती है ना। तो हम तो आप सहूलत देने के लिए सुबह से शाम तक यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जैसे आ जाएगा तो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट को पहले सोचना चाहिए था ना कि आटा देना है पब्लिक को, इतनी डिमांड है, इतनी बड़ी डिमांड है। वो तो आपकी बात बिल्कुल राइट है, लेकिन हम तो यहाँ बैठे हुए जैसे स्टॉक है, हम तो रोजाना हम तो अफसर इसका जवाब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। मैं तो लेकिन आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब हम तो रोजाना डिमांड देते हैं। जी। और क्या कहते हैं अफसर आपको? वो मतलब जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आ जाएगी आटा। आप ये यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी है और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, जैसे पाउडर होता है, ये बिल्कुल वैसी चीनी नजर आ रही है कि बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में। और ये शिकायत आम है कि ये चीनी मीठे, इसकी मिठास भी कम है। तो ये इसमें एक मसला है, और ये अब कब इसको एड्रेस करते हैं, क्या होता है। कुछ लोग यहाँ ख़रीदारी करें। आप कुछ खरीदने आए? सामने आप कुछ खरीदने आए? जी सर। क्या लेने आए आप? सर मैं घी लेने आया था। अच्छा, घी मिल रहा है आपको? हाँ, बस अभी तो पता नहीं कहाँ से आ गया, पहले तो नहीं था। पहले क्या कह रहे थे आपको? पहले तो वो था ही नहीं, ये मौजूद ही नहीं था। हमने आपको बताया कि घी का जो पाउच है वो भी शॉर्ट है और उसकी भी कंप्लेंट्स हैं, और ये खरीदार यहाँ मौजूद हैं, ये खुद बता भी रहे हैं। अच्छा, ये 5 का मांगे थे, बोला 5 नहीं है। अच्छा जी। और आपको हमारे यहाँ मौजूदगी से पहले आपको कह रहे थे कि नहीं है? आप पहले तो था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। आटा वगैरह भी आपको चाहिए होता होगा? हाँ, आटा जी नहीं, आटा नहीं, 1 महीना हो गया चक्कर लगा रहे, आटा तो है ही नहीं। आप मुस्तकिल यहीं से लेते हैं, इसी स्टोर से? नहीं, कभी इधर से जहाँ मिले कब भी चेक किया, वहाँ मिला नहीं? उधर आटा तो है ही नहीं, आटा तो 20-25 दिन हो गया, आटा तो मिल रहा ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब आप रोटी नहीं खाएंगे? बस वो मार्केट से ले रहे हैं, क्या करें। कितने का मिल रहा है मार्केट? मार्केट 540 का आज बता रहे, 45 का। अच्छा, आपने जो आखिरी दफा खरीदा था कितने का खरीदा? ये कल परसों 600 का चल रहा है 10 किलो का। नहीं, 545, 500 पे 2-4 दिन पहले 525 का था, कल लेने गए 545 का। तो अभी आप आए तो अभी आटा अभी वो घी के लिए आया हूँ।
ये 170 का मिलेगा। ये भी काफ़ी दिनों से शॉर्ट था। अच्छा, काफ़ी दूर से नहीं मिल रहा था ये? हाँ कहीं आज अचानक से आ गया? नहीं, अभी बड़ा स्टोर है ना, मैं वहाँ से वो कर रहा हूँ, पंजाब चुरंगी से होके, फिर यहाँ पता करने आया था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तो अभी आटा आपका चल जाएगा कुछ? अभी यहाँ तक चल जाएगा। अच्छा, लेकिन आटा इनके पास भी नहीं है अभी, वैसे आप इनसे मांगेंगे तो आपको नहीं देंगे? हाँ होगा ही नहीं, यहाँ यकम के बाद रश पड़ जाएगा। ये देखें जी, बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो घी के पाउच हैं वो हमें शिकायत मिली थी कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ये पाउच अवेलेबल नहीं है। और ये कुकिंग ऑयल है, खैर ये जो घी है, जैसे अब इन्होंने बताया भी कि पाउच जो हैं ये अवेलेबल नहीं थे, और अब जो है हम जब यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि नहीं थे, लेकिन हमारे पहुँचते ही ये दस्तियाब हो गए। तो ऐसा क्यों है भाई? हर जगह क्या मीडिया जाएगा? हर जगह क्या मीडिया पहुँचे? जब मीडिया पहुँचेगा तो चीज़ें अवेलेबल होंगी, वरना उसके बगैर नहीं होंगी। तो आम आदमी की जो आवाज़ है वो कहाँ तक जाएगी? जो अफसरान हैं यूटिलिटी स्टोर्स के मुतल्लिक़ अफसरान, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि वो हर आदमी उन तक नहीं पहुँच सकता। शिकायत करने स्टोर वाले ये बता रहे हैं कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपनी डिमांड दे रहे हैं, लेकिन आगे से ये जवाब आ रहा है कि आ रहा है मैनेज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या खरीदने आए यहाँ पे? हम असल में आटे के लिए आए थे, मगर आटा है नहीं, बस अभी वापस जाने जुने जोटन से आए थे। 200-300 रुपए किराया खर्च करके आटा नहीं है, बस चीनी के एक पैकेट लिया है बस, और कुछ भी नहीं। तो अभी घर में आटा है या नहीं? नहीं, आटा नहीं है। हमारे को पता है यार, हमारे को पता है। कुछ नहीं बताया ना है ही उनको, आप क्यों चुप करा रहे हैं? अरे भाई मैं क्यों चुप मैं चुप करने वाला नहीं हूँ। जो मैं कोई करेंगे ना वो नहीं। आप क्यों उन्हें वो करेंगे, आप बात नहीं करें? क्या बोल रहे हैं? अरे सर मैं उनको कह रहा था आपने घी ले लिया, वो 170 वाला घी मांग रहे थे, मैंने दिया उनको। अच्छा, अब आप कह रहे हैं आपने घी ले लिया तो आप जाएं जल्दी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कस्टमर कि मैं कह रहा हूँ आपका बिल, आपका सामान पड़ा हो तो आप बिल बनवाएं। अच्छा, मैं क्यों आप ये बताइए कि फिर आटा कैसे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, अब कैसे? अब स्टोर से लेंगे, काना तो है ना, काना तो है, चाहे वो 100 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो है या 80 रुपए किलो है। हम तो इधर आए थे कि चलो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, मगर इधर है ही नहीं। मेरे महंगाई है और भी चीजें, महंगाई तो हर चीज महंगी है, कोई भी सुई तक महंगी हुई है, हर चीज बढ़ गया है, खासकर इस हुकूमत में। इतनी हमारी दिहाड़ी नहीं है, जितना अगर हिसाब लगाओ तो बढ़ जाता है, अखराजात के पैसे बहुत बढ़ जाते हैं। हम तो बस हुकूमत आवाम के ऊपर रहम करे, और हम लोग क्या कर सकते हैं हुकूमत के साथ? जो अगर वो 200 रुपए किलो भी कर देगा तो हम लोगों को तो पेट तो भरने, चाहे फिर लोग डाके ही मारेंगे या कुछ करेंगे। अभी तो हक हलाल की मजदूरी कर रहे हैं, मगर पेट के लिए जब बच्चे भूखे होंगे तो फिर तो सब कुछ आदमी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हम आपको और भी थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो हुकूमत ने इसलिए बनाए हैं कि जो बाहर मार्केट में महंगी चीज़ें मिल रही हैं वो इन स्टोर्स पे कंट्रोल प्राइस पे मुनासिब पैसों में लोगों को मिल पाएँ। और गवर्नमेंट ने इस हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस भी दे रखे हैं। ख़ासतौर पे ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी इस पर पैकेज दिया था। स्टोर्स देखने को बहुत अच्छे हैं, बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, जगह बहुत हैं, रेट लिस्ट भी हमने दिखाई है नाजरीन को सबसे पहले, और देखने में सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो बुनियादी कमोडिटी है, जो आम आदमी को, गरीब आदमी को जो बुनियादी चीज़ है वो उनको जो है वो नहीं मिल रही है वहाँ पे। ख़ासतौर पे आटे की आजकल जो कंप्लेन है वो आटे की है, चीनी का मसला है, घी के पाउच का मसला है, और वो शॉर्ट है और उन्हें टाइमली वहाँ पे नहीं मिल पाता। जी नाज़रीन, आए आपको दूसरा स्टोर दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसका नाम है दीवाने ख़ास यूटिलिटी स्टोर है ये, और ये पंजाब कॉलोनी का भी स्टोर कहलाता है। ये इसकी लोकेशन जो है वो पंजाब कॉलोनी के पास है। ये एक स्टोर है। यहाँ क्या पोजीशन है, यहाँ आपको पोजीशन दिखाते हैं। आइए कि यहाँ पे आटा मिल रहा है लोगों को नहीं। देखें, एक बात और भी बता दूँ कि ये स्टोर है बड़ा, इसका एक बड़ा दरवाज़ा वो है, शटर उधर भी लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों बंद किए हुए ये शटर पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए, लेकिन इन्होंने दरवाजे बंद रखे हुए हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा ये वाला खुला हुआ है। हालांकि ये वर्किंग टाइम है, कोई ऑफ डे नहीं है, ऑफ टाइम नहीं है, ये वर्किंग टाइम है, और इसमें जो टाइमिंग है उसमें लोगों को यहाँ पे सहूलत मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आटा कहाँ रखा है? नहीं आ रहा आटा? आपके पास भी आटा नहीं आ रहा? कब से नहीं आ रहा? अच्छा, हमें बता रहे थे 11 दिसंबर के बाद से नहीं आ रहा, ऐसा ही है? अच्छा, यहाँ आपकी डिमांड कितनी होती है? आपका क्या कोटा है, कितना आता है? डेली हमें तकरीबन 300-400
बैग। अच्छा ओके, और डिमांड कितनी होती है, निकल जाता है? उतना होता है कि हम शाम तक उसको चलाते हैं आराम से, बच भी जाता है। अच्छा, ये डेली का है ना? डेली अगले दिन फिर आया था, फिर वो उसको कंटिन्यू रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब कम हुआ हो। अच्छा, तो ये आपने शिकायत नहीं की आटे के ऊपर, बात की है किसी? सर बताया आपको, तो सबको पता है, किसी मिल से मिल नहीं रहा, आटा कोटा नहीं है, किन्हीं से अपने आटे बोलूँगा क्या मतलब है। घी का पाउच है आपके पास, आ रहा है घी का पाउच, उसकी भी शॉर्टेज की शिकायत है? आ रहा है अभी, तो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, पीछे मेरी गाड़ी लगी हुई है, 10 मिनट पहुँचने वाली। ये क्या चक्कर है, हमारे यहाँ आते ही खत्म हो गया, ये क्या बात है? सर घी असल में शॉर्ट आ रहा है ना, उसका आता है शॉर्ट तो है ना, शॉर्ट आ रहा है, है, लेकिन ये पीछे से भी गाड़ी लगी हुई है। वो कल भी हमें 100 कार्टन मिले थे, वो कल बिक गए। सुबह तक तो मैंने 12 साढ़े 12 बजे तक घी बेचा, उसके बाद ये डिमांड सुबह ही कर दी थी, तो गाड़ी निकाल रही है। आप तो धोती थोड़ी देर में गाड़ी आ जाए, कुछ शोर से खड़ी बाहर में। अच्छा चलें, वरना हमारी इतला पाके हो सकता है गाड़ी फौरन आ जाए। अच्छा, आप लोग लेने आए ना? आप लोग खरीदार हैं? मैं खरीदार हूँ, मैं यहीं अच्छा। रहता हूँ। अच्छा ओके, कब से आटा नहीं मिल रहा आपको? ये लाइन है ना, जी। यहाँ से लेकर वहाँ तक लगी, सुबह 9 बजे लगती है, वो 2 बजे तक। अच्छा, ऐसा लगता है कि हम फ्री में कोई सामान ले रहे हैं, फ्री में लंगर नहीं बट रहा होता। हाँ, उसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? वजह यही है कि इनको प्रोवाइड नहीं किया गया, ये तो अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। अच्छा ओके, ये मेहनत अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कम होती है। ऐसा बाहर है। आओ तो बाहर से पहले बोले थे कि आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तो बंदा पहले ही भाग जाता है। तो जब आपको तो लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा? ये सबको लगना पड़ता है। आप भी लाइन में लगते हैं? चलो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें तो सबके तरफ। ये भी नाज़रीन एक बड़ा स्टोर है, और आटा कहाँ रखते हैं? यहीं रखते हैं ना? ये जगह है आटे की, जहाँ पे आटा रखा होता है, लेकिन यहाँ भी आटा मौजूद नहीं है। लोग यहाँ आते हैं, चले आते हैं, पूछ के चले आते हैं, और यहाँ जो मैनेजर्स मौजूद हैं, जो इसके इंचार्ज मौजूद हैं स्टोर के, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे आटे की शॉर्टेज है। दूसरा घी की भी शॉर्टेज है यहाँ पे, घी के जो पाउच हैं वो भी शॉर्ट है। चीनी बैरल मौजूद है, और चीनी की क्वालिटी का वही मसला है जो हमने आपको बताया कि उसकी जो मिठास है, उसके हवाले से कुछ कंप्लेंट्स हैं कि उसकी मिठास कम है, तो उसका वेट जो ज़्यादा। आप खरीदार हैं, कुछ खरीदने आए? हाँ सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आगे आ जाएं? असां पहिरीं ॻाल्हि त हिते काफ़ी टाइम खां अटो बिल्कुलु न आहे, अच्छा आटे जी शॉर्टेज ॾाढी आहे। पोइ हथरादू शॉर्टेज आहे, कीअं बि आहे उहा त हिननि खे ख़बर आहे। जेॾी महिल अचो त अटो न आहे, खंडु बि न हूंदी आहे, अॼु खंडु पई आहे, बहरहाल अटो बिल्कुलु न हूंदो आहे। चीनी के भी शॉर्ट बोलते हैं कि शॉर्ट है चीनी बहुत में? शॉर्टेज आज पड़ी है। अच्छा, आज ही नजर आई आप? जी, कितने आज कितने नज़र चक्कर बाद आपको मिली है, कितने दिनों से आप आ रहे हैं? 2 दफ़ा मिली है बात। अच्छा जी जी, काफ़ी चक्कर आए, वापस चले जाते हैं, भाई चीनी नहीं है, आटा तो बिल्कुल नहीं है। आटा का बहरहाल तो फिर आटा क्या बाहर से खरीदना पड़ रहा है? बाहर से खरीदते हैं, वो महंगा मिलता है। कितने का मिल रहा है 10 kg का? 60 रुपये फी किलो मिलता है हमारे को। 600 रुपये का 10। जी जी, सीधा सीधा 200 रुपये का फ़र्क है ना? हाँ, इधर से 200 रुपये फर्क है। ठीक, क्या कहना चाहिए हुकूमत से? अभी हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि आटा और चीनी दोनों को फराहम किया जाए रिटेल स्टोर पे, कि गरीब लोगों का भलाई हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास गरीब तबका, वो जो रिटेल स्टोर पर ही आता है, यहीं से वो आटा लेता है, चीनी लेता है, दीगर जो ज़रूरियात हैं वो भी यहीं से लेता है, दीगर सामान भी यहीं से लेता है। लेकिन उस तबके के लिए, वो गरीब तबका जिसके नाम पे हर आदमी सियासत करता है, जिसके नाम पे हर पार्टी सियासत करती है, जिसके नाम पे हर हुकूमत सियासत करती है, उन गरीबों के लिए आटा नहीं है उनके पास। यहाँ पे वो ये चाहते हैं, या ये पैगाम देना चाहते हैं कि गरीब लोग जो हैं वो रोटी भी ना खाएँ। तो मज़ीद हम देखते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के जो हुकाम हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया है और उनसे कहा है क्या हो रहा है। ये कौन है, आप कौन है? इस तरह यहाँ का स्टोर का? आपने देखा, उन्होंने इस तरह कहा। क्यों कहा आपने ऐसा? आपने देखा, मैंने कहा आप बिल्कुल देखा है, यहाँ कैमरे पे भी होगा, महफूज भी होगा। हाँ ठीक है, तो क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोला आपने? क्या मैंने कुछ नहीं कहा इनको। यहाँ पर जिन लोगों ने शिकायत की है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं, स्टाफ ने उनसे बदतमीजी की है। आप भी आटा लेने? जी बिल्कुल, आटा लेने आए हैं। कितने स्टोर से घूमते हुए हैं, यहीं आते हैं क्या हर दफ़ा? हर दफ़ा हमने यही लिया, तकरीबन 2 महीना हो गया हम यहाँ से ले रहे हैं। और पहले तो कभी आटा सही टाइम पे मिला नहीं, मिलता है तो फिर हमें 20 किलो चाहिए या 30 किलो चाहिए तो हमें 10 किलो मिलता है। आपको अपने घर के लिए चाहिए? घर के लिए चाहिए, मेरा 15-20 फैमिली है, सही है, 2 भाई हैं, हम 2-3 जॉइंट रहते हैं। इस चक्कर में हम आते हैं, अभी तीसरा चौथा चक्कर मैं आटे के लिए आ रहा हूँ, तो अभी आटा नहीं है। पहले आटा था तो चीनी नहीं था, अब इस बार चीनी मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा। आटे की ज़रूरत तो नहीं आपको? सर आटे की भी ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी परेशानी है आटे के सिलसिले में, काफ़ी लाइन में पड़ना पड़ता है। SOPs का ख्याल भी नहीं होता यहाँ पर, जैसा गवर्नमेंट कह रहे SOPs का ख्याल रखना चाहिए, तो कोई यहाँ पर कोई SOPs का ख्याल नहीं होता। चीनी भी किस तरीके से दे रहे, बिल्कुल चूरा चीनी दे रहे, और साथ
चीनी का विषय मिट्टी जैसा है बिल्कुल, सर आप देख सकते हैं चीनी रहता है बिल्कुल मिट्टी जी है। सर। और दूसरा कोई यहाँ पर सामान जो है ना, हमने आटा खरीद लिया, चीनी खरीद लिया, तो ये कह रहे उनके साथ आपको कोई और चीज़ भी खरीदना पड़ता है। ये सर लिखा हुआ है सर, कह रहे यहाँ पर, ये जबरदस्ती दे रहे हैं सर यहाँ पर कह रहे, यहाँ पर ये कह रहे ये रेंजर, सिंध रेंजर का हुक्म है, ये खरीदना पड़ता है यहाँ पर। रेंजर के हुक्म देंगे जी यहाँ पर इन लोगों ने पेपर लगाया। रेंजर तो उनके, आप जरा आइए ना, एक मिनट आइए ये सर ये आप आइए। पढ़ लीजिए, ये पेपर पढ़ लीजिए सर। सर मैंने 8 किलो चीनी लिया, मेरे को 60 रुपए। हाँ मास्क है, वो तो मास्क के वाले से। अच्छा आप ऑफिशियल हैं, एक बात ये बताइए, ये लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ स्टोर पर ये पाबंदी लगाते हैं कि आपने 2 आइटम लिए तो उसके बाद 4 आइटम और जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं। 4 आइटम 8 किलो चीनी पाबंदी। मैंने लिया, हाँ, और क्या दिए? 60 रुपए का सेविंग। एक अगर सेविंग में हमारे पास चेंज नहीं है, अगर हमारे पास चेंज नहीं है तो उसमें हम इनको चेंज आप रखें ना, आप दुकान आपने किस लिए कंपनसेट खोली कर हुई है? सकते हैं। इनको रिक्वेस्ट करेंगे, ये कस्टमर आपको ये मिले ना, आपको पाबंदी एक पाबंदी कस्टमर कौन आप कह रहा है? पाबंदी लगा रहे हैं, आपको पाबंदी लगा दी। सर मैंने खुद कितने बार ली है, किसने दिए? मैंने खुद। अब ये नाम आप लोग बता दें। मैंने इनकार किया, मैं नहीं लूंगा। देखिए आपका, अच्छा देखिए माजर के साथ, देखिए माजर के साथ, देखिए आप एक मिनट एक। खुद दिए हैं। अच्छा एक मिनट, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? काउंटर पे होता ही नहीं। सर काउंटर पे नहीं था उस दिन, तू उधर हेल्प कर रहा था, सही है? हाँ तो हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहा था। तूने 2 सेवियां दोनों, तूने खुद बोला कि मेरा ये तो पाबंदी क्यों लगाई है पहले? बस एक टू दी पॉइंट, देखिए टू दी पॉइंट, आप समझदार आदमी हैं, टू दी पॉइंट आप बता दें कि आप ये पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, यहाँ ये बता रहे हैं। तो आप लोग हमारे क्यों पास ऐसा चेंज करते नहीं हैं? होंगे आप तो लोग इनको क्यों कोई ऐसा करते कंपनसेट में 100 वगैरह बाकी चेंज क्यों नहीं रखते? चेंज क्यों नहीं रखते? ये इनकी मर्जी। चेंज क्यों नहीं? ले लिया ना, इंटरव्यू पूछ लें, इनका तो इंटरव्यू ले लिया, लेकिन आपका मौका आना चाहिए ना। हाँ तो लिए, आपको दिए होंगे ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो क्यों नहीं है? गैर कानूनी काम है ना, आपने गलत किया, गलत किया आपने, गैर कानूनी किया, हमारा हक है। आपने गैर कानूनी काम किया। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप पाबंदी नहीं करेंगे, बैन नहीं करेंगे, जिसको जितनी चीज चाहिए वो ले ले, बस इसमें आपको उनको पाबंद करने की तो जरूरत नहीं है ना। जनरल आइटम अगर इनको दे देते हैं 20 रुपए का चेंज नहीं है तो ये आपको देख के आप नहीं, आप जबरदस्ती change लगा रहे उनको दे हैं, गलत दें, बात उनको है, change गलत आप बात दे दें, है। आप ये यहीं आएंगे, आपके जाने के बाद ये लोग यहीं आएंगे और ये लोग फिर आप लेंगे। इनसे बदला लेंगे? नहीं बदला नहीं, ये लेते हैं, यही तो बात है। आपको दोस्तों के साथ में यही कहने, फिर यही आएंगे, देख लूंगा। आप मेरे हर तर्जमे का गलत मतलब निकाल। देखें आप क्यों मशवरा देंगे? जिसको जो जरूरत है वो खुद लेगा ना। देखिए मेरी ड्यूटी है, गाइडेंस देना मेरा फर्ज है। तो आपको ये गाइडेंस देना यहाँ थोड़ी हमारे आपका पास फर्ज है कि 10,000 आप आइटम है। एक मिनट हाँ। 10,000 आइटम है ना हमारे पास, सिर्फ आटा चीनी देंगे और आइटम का हम इनको गाइडेंस नहीं दे सकते सर। नहीं क्यों गाइड देंगे? आपको पता है रेट लिस्ट लगी हुई है आपकी, हर चीज का रेट लगा हुआ है। तो बताते हैं ना सर। तो भाई जिसको जो हम जरूरत जिनकी होगी वो ट्रॉली, जो लेगा। बास्केट है, पॉइंट उनसे- इज, देखिए पॉइंट इज कि आप जी। किसी को जबरदस्ती मत नहीं, डालें, जबरदस्ती किसी को की जबरदस्ती बात नहीं ठोसें। अगर कर रहे हैं जबरदस्ती की किसको बात- जरूरत है वो ले कब लेगा, की है? डायरेक्ट कब क्यों नहीं जबरदस्ती है? ये जबरदस्ती नहीं। आप देखें ये मानने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, पब्लिक शिकायत भी उनके सामने कर रही है, उनके मुंह पे शिकायत कर रही है, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये एटीट्यूड है यहाँ पे लोगों का, स्टोर इंचार्जेस का, जो स्टोर इंचार्ज साहबान है वो एटीट्यूड है उनका यहाँ पे कि पब्लिक को फैसिलिटेट करने के बजाय और अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय, अगर कहीं गलती होती है या कहीं ऐसी चीज़ होती है तो उसको हल करने के बजाय, उसको तस्लीम करने के बजाय वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए कि नहीं ये वाला मसला जो है ना ऐसा नहीं है। जी नाज़रीन, हमने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें बारहा रब्ता किया, कॉल्स की, मैसेजेस छोड़े, लेकिन उन्हें रब्ता नहीं किया। हमने रीजनल मैनेजर रियाज पंवर साहब से रब्ता किया, जोनल मैनेजर ताहिर डगा साहब से रब्ता किया, लेकिन वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, वरना हम आपको उनका भी मौक़िफ़ बता दें। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के शोबे में जहां डॉक्टर्स का किरदार अहम है, वहीं उनके साथ साथ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के किरदार से भी इनकार मुमकिन नहीं है। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। आज हम बात करेंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ बनने के लिए क्या क्या कोर्सेज किए जा सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे बना जा सकता है। वो लोग जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं वो इस पेशे को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स के जो अहदेदार हैं उनसे। हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट की लेक्चरर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और इस बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अपना तारुफ करवा दें पहले। मैं डॉक्टर कोमल बशीर, मैं ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चरर हूँ और इस इदारे में हमारे ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट में डिफरेंट पैरामेडिक्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं। मैं इस इदारे के साथ सिंस 2 सालों से काम कर रही हूँ और इस इदारे में हम पैरामेडिक्स के हवाले से मेडिकल एमरजेंसीज़ में जितने भी टेक्नीशियन स्टाफ होता है उसके कोर्सेज होते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी कोर्सेज हैं, ICU, NCU टेक्नीशियन, हेल्थ टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज होते हैं। इस इदारे में इन मैट्रिक के परसेंटेज बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को लेते हैं। 45% 50% के हिसाब से
यहाँ पे पेशेंट स्टूडेंट्स की पहले एंट्री टेस्ट होती है। एंट्री टेस्ट के बाद फिर हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी कवर करवाते हैं यहाँ पे। थ्योरी के बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लैब्स मौजूद हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं और उसके साथ हमारे कंप्यूटर लैब है, अदर फैसिलिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है पहले थ्योरी कवर करता है। थ्योरी करने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। प्रैक्टिकल्स के बाद फिर हम ट्रेनिंगशिप के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं जहाँ पे हमारे MOUs जिन हॉस्पिटल्स के साथ साइन हुआ है वहाँ पे ट्रेनिंगशिप करने के बाद फिर हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है। और ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हमारे पैरामेडिक्स के सारे कोर्सेज 14 कोर्सेज डिफरेंट करवाए जाते हैं और उस कोर्सेज में रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज भी हैं जैसे कि एनेस्थीसिया कोर्सेज है और इस कोर्सेज से 1 ईयर का ड्यूरेशन भी है, 2 ईयर का ड्यूरेशन भी है और इसकी एफिलिएशन जो है ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट की वो सिंध मेडिकल फैकल्टी के साथ है और काफ़ी अच्छा इदारा हमारा। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है तो हम ऑनलाइन सेशंस भी कर रहे हैं। ऑनलाइन के साथ फिजिकल क्लासेस, जब हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं तो प्रैक्टिकल के साथ फिर हम उनको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे रहे होते हैं। तो उनको कुछ सेशंस हमारे फिजिकल भी हो रहे हैं और कुछ ऑनलाइन भी हो रहे हैं। टीचिंग हम जो है वो ऑनलाइन करवा रहे हैं। SOPs पे अमल हो रहा है काफ़ी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में और हमारा इदारा जो है काफ़ी अरसे से 2013 से काम कर रहा है और माशाल्लाह बेहतरीन इदारा है। इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं खैरपुर में, सक्खर में और हैदराबाद में और ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट अभी जो है वो हेड ब्रांच जो है इसकी हेड जो ब्रांच है सॉरी वो कराची में है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कोमल हमें बता रही थी कि इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं और क्या क्या सहूलतें दस्तियाब हैं। हम चलते हैं ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नईम के पास और उनसे मजीद जानते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं इस बारे में। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम। हम उनसे बात करते हैं कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट उन्होंने क्यों बनाया, उसके पीछे आइडिया क्या था और वो क्या सर्विस देना चाहते हैं कम्युनिटी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स हमने 2010 में कायम किया और उस वक्त चूँकि पूरे सिंध में सैलाब की सूरत हाल थी और स्टाफ की बहुत कमी थी और उसको देखते हुए चूँकि हमारा सक्खर में सक्खर हॉस्पिटल है, वहाँ भी 200 बेड हॉस्पिटल है, वहाँ भी पैरामेडिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। फिर साथ साथ हमने हैदराबाद में कायम किया, कराची में हमारा अपना के हॉस्पिटल है और यहाँ हमारे पास कोई पैरामेडिक्स के 14 डिसिप्लिन हैं और साथ साथ हम नर्सिंग की भी ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये आप देखें कि अभी पोस्ट कोविड में भी पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़रूरत रही है, बहुत शॉर्टेज रही है और इसको भी सारे ह्यूज गैप को किसी न किसी तरीके से फिल इन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ट्रेंड मैन पावर हेल्थ के सेक्टर में मौजूद हो जो कि हर सतह पे आउटरीच लेवल पे फैसिलिटी बेस सब जगह पे काम करने को तैयार हों। सही, राइट। तो यहाँ पे कैसा ट्रेंड है अभी कराची में? आपका इंस्टीट्यूट सिर्फ कराची में या इसके बाहर भी? नहीं, हमारे पास हमारा कराची में इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा हमारा हैदराबाद में है और सक्खर में हमारा बहुत पुराना, सबसे पहला सक्खर में था। अभी हमने इसी साल मीरपुर ख़ास में ओपन किया है और माशाल्लाह बहुत इसकी तरफ लोगों का रुझान है पैरामेडिक्स में क्योंकि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है। बच्चे 1 साल के 2 साल के कोर्सेज करके उनको हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज़ में, डिफरेंट NGOs में अच्छी तकरीबन 20,000 से 25,000 पे जॉब मिल जाती है। इसके अलावा ये हमारा जो पैरामेडिक का सर्टिफिकेट मिलता है इनको या डिप्लोमा मिलता है, इसकी बेसिस पे ये ओवरसीज़ भी अप्लाई करते हैं, इनको वहाँ ओवरसीज़ भी जॉब मिल जाती हैं। सही, बिल्कुल। देखिए, पैरामेडिक्स और नर्सेस का तो बड़ा अहम रोल है किसी भी हेल्थ केयर की फैसिलिटी में और वहाँ पे। ये बताइए कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से आप लोग रजिस्टर्ड हैं, नहीं है? किन किन इदारों से आपकी प्रोफेशनल जो एफिलिएशंस हैं वो हैं? जी, हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से हमारा रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी। इसके अलावा सिंध मेडिकल फैकल्टी से हम रजिस्टर्ड हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और एक हमारी रजिस्ट्रेशन अभी हुई है जो पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह है। तो इस तरह से हमारी तमाम गवर्नमेंट बॉडीज़ से हमारा इंस्टीट्यूट वेल रिकग्नाइज्ड है और हमारे जो ट्रेनीज़ हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग पे जाते हैं तो इनको बहुत एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। नर्सिंग में क्या करवा रहे हैं आप लोग? नर्सिंग हमारे पास सिर्फ सक्खर में है, वहाँ पे 2 इयर्स का CNA कोर्स है, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, और 4 इयर्स का BSN जेनरिक हम करवा रहे हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए हैं और ये 4 ईयर डिग्री बेस्ड प्रोग्राम है जो फ़िलहाल सिर्फ हमारा सक्खर में है और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट ईयर हम कराची में भी शुरू करेंगे। जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहें, ख़ासतौर पे पैरामेडिक्स स्टाफ में शामिल होना चाहें, नर्सेस में आना चाहें, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए?
पैरामेडिक्स के लिए तो जो बच्चे आना चाहते हैं 1 ईयर के डिप्लोमा के लिए उनका मैट्रिक होना चाहिए, बायोलॉजी में उनकी 45% होनी चाहिए, एज ब्रैकेट उनका 15 से 34 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग के लिए उनकी जो है इंटर होना चाहिए और 50% होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, और एज ब्रैकेट उनका 17 to 30 ईयर्स है और उनका इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि वैसे एक और भी ट्रेंड देखने में आया है कि पहले ये एक तासुर आम होता था कि नर्सिंग स्टाफ का मतलब है या पैरामेडिक्स का मतलब है सिर्फ फीमेल स्टाफ, लेकिन अब मेल स्टाफ भी काफ़ी बड़ी तादाद में उसमें आ रहा है। इस बारे में आप क्या? जी बिल्कुल, चूँकि एक्चुअली हुआ यह है कि फ़ीमेल की बहुत शॉर्टेज रही है, तो मेल ने आके इस शॉर्टेज को काफ़ी हद तक ओवरकम किया है, और मेल जो है हमारे यहाँ वो बहुत ऑड आवर्स में भी ड्यूटीज़ आराम से सरअंजाम दे देते हैं और उनको कोई किसी किस्म का हरासमेंट का भी सामना नहीं करना पड़ता। तो इस लिहाज से मेल भी बहुत उसी तरह से आ रहे हैं और वो भी अपना ये पैरामेडिक्स की फील्ड में और नर्सिंग की फील्ड में अपना बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेल हमारे यहाँ फैमिली का अर्निंग हैंड भी होता है, तो जिसको जॉब मिलती है, जो सर्टिफिकेशन हासिल करता है, तो वो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। आपके यहाँ से निकले हुए जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है? वो लोग गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करते हैं, जाते हैं, वहाँ कैसी अपॉर्चुनिटीज़? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और हमारे बच्चे गवर्नमेंट में भी सर्व कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं, इसके अलावा ओवरसीज़ भी गए हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं कि इन बच्चों के लिए जो भी स्किल आता है इन बच्चों में, ये अपने स्किल को बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। और अभी आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उसमें ट्रेंड क्या देख रहे हैं आप, बच्चों में, बच्चियों में, किस तरह से? हमारे यहाँ तो मिक्स है, यहाँ बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, और कराची के हैं, इंटीरियर सिंध के हैं, इवन हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से बहुत बच्चे आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम मेरिट बेस पे हमारा सिस्टम है, कोई भी प्रोविंस से हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और हम उनको सर्टिफाई कर सकते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं। तो इसलिए यहाँ तकरीबन समझ लें कि हमारे क्लासेस में पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए होते हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल हो? जी बिल्कुल, किसी भी डोमिसाइल के हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और उनको ये ट्रेनिंग ऑफ़र करते हैं और फिर आगे चल के वो एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, अपनी फैमिली का अर्निंग हैंड बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नईम साहब, आपने टाइम दिया और बात की। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ मईशत की। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी जो फोरम है वो है FPCCI, जिसे कहते हैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके इंतखाबात होने जा रहे हैं 30 दिसंबर को। इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, मैं उनका सबसे पहले आपको तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं बेग ग्रुप के, और उसके साथ साथ साबिक मुशीर हैं वज़ीर आज़म के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, इन्होंने अपनी मुशावरत दी थी, और उसके अलावा FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं। FPCCI में जो यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप है, जो सबसे फ़ाल और एक सरगर्म ग्रुप है, उसके भी सेक्रेटरी जनरल हैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, और बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर हैं, मईशतदान हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, और माशाल्लाह अपनी राय गाहे बगाहे देते रहते हैं। कॉलम नवीस भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, मुख्तलिफ मीडिया पर भी नज़र आते रहते हैं, और इनकी राय जो है वो हुकूमती हल्कों में भी उस पर तवज्जो दी जाती है, उसकी अहमियत दी जाती है। बेग साहब, पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन बस सर पर है, क्या पोजीशन है? देखिए, हर साल की तरह इस बार भी इलेक्शन आया है, गहमा गहमियाँ उसी तरह से हैं। हमारे UBG का ग्रुप ने इस बार जो अपना पैनल का इंतखाब किया है, हमने नहायत ही तजुर्बेकार, जहान दीदा, क्वालिफाइड लोग, जो PR अच्छी है, जिनकी हुकूमती हलकों में जान पहचान है, जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को जानते हैं और उनको हल करा सकते हैं, क्योंकि वो चैम्बर में, फेडरेशन में, दूसरे ओहदों पर रह चुके हैं। ये ट्रेड पॉलिटिक्स उनके लिए नई नहीं है। ऐसे लोगों का इंतखाब किया है। मिसाल के तौर पे खालिद तबाब जो हैं, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनको पूरे पाकिस्तान जानता है। तो कैंडिडेट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो इलेक्शन में मैटर्स करती हैं। ये तो सही है कि हमने कैंडिडेट का इंतखाब प्योरली मेरिट पे किया हमने, और उसकी वजह से जो भी कैंडिडेट्स हमारे आए हैं उनको हम बड़े फ़ख्रिया कह सकते हैं कि दूसरों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़, UBG ग्रुप के पीछे जो लोग हैं सरकर्दा, वो सब क्रेडिबल लोग हैं। ऐसे मुनीर साहब हैं, इफ्तिखार अली मलिक साहब हैं,
मैं खुद यूबीजी का सेक्रेटरी जनरल हूँ सिंध का। तो ये वो लोग हैं जिनकी एक साख है, जिनकी एक नाम है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, अच्छे बड़े बिजनेसमैन भी हैं और मुल्की माशत में इनका एक किरदार रहा है। तो ये भी चीज़ देखी जाती है कि भाई उनको स्पॉन्सर करने वाले कौन है, तो वो तमाम क्रेडिबल लोग हैं, उनका एक पाई के लोग हैं, एक नाम। फिर हमने ये देखा कि इस वक्त जिस ग्रुप से हमारा मुकाबला है बिजनेसमैन पैनल, उन्होंने इस साल कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मैं जब 2019 में सीनियर नायब सदर था तो हमने कल 29 तारीख के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनाई हैं, तो मेरे पास इतना मटेरियल था कि मुझे आधा करना पड़ा। जो चीज़ें हमने की थी, ECO की मीटिंग थी, इस्लामिक चैम्बर की बोर्ड मीटिंग थी, चाइना डेलीगेशन लेके गए थे, अमेरिका डेलीगेशन लेके गए थे, तुर्की डेलीगेशन लेके गए थे, तो एक्टिविटीज़ थी, हुकूमत से मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर, सदर पाकिस्तान, वो चीज़ें इस साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इन्होंने ये कोविड का नाम लेके, सहारा लेके, इन्होंने तमाम कारकर्दगी के ऊपर अपने पर्दा डाल दिया। देखिए कोविड बिल्कुल है, लेकिन कोविड में सब काम हुआ। पाकिस्तान उन ममालिक में से चंद ममालिक में एक ममालिक है जो बाउंस बैक किया। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100% पे काम कर रही है। हमारी एक्सपोर्ट दोबारा ऑर्डर हमने हासिल कर लिए हैं और माशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ रही है हमारी। तो अगर काम करना था बिजनेस कम्युनिटी का तो कोविड को रुकावट नहीं हो सकता। वर्चुअली मीटिंग हुई है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ राब्ते हुए हैं जो हमें नहीं नज़र आए। उसके मुकाबले में हमने जो चीज़ें की, आज हम बड़े फ़ख्र उनको हमने अपनी कारकर्दगी में उसको पेश किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल कामयाबी से जो है हमकिनार होगा। और हमारा मोटिव सिर्फ यही है, जो कैंडिडेट्स को हमने कहा है कि आप एक्सेसिबल रहें, बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हल करना है, ये तो मिनिमम आपका। उसके अलावा हमने कुछ प्रायोरिटी भी तय करी हैं। R&D पे हम काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और हमने मुल्क में सनती सरगर्मियाँ तेज़ तर करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से हम शेयर करेंगे। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को हम चाहते हैं कि वो इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाए। इंडस्ट्री शुड बी इंजन ऑफ ग्रोथ। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। हमारी इस वक्त मुल्की माशत में इंडस्ट्री 19% और ज़राअत 19% और सर्विस सेक्टर 62% है। तो पाकिस्तान जिसका बाबा कौम ने एक ज़राई और सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो बनता जा रहा है ट्रेडिंग स्टेट। कायदे आज़म वांटेड पाकिस्तान टू बी ए वर्ल्ड फैक्ट्री, नॉट ए शॉप। तो हमने ये देखा कि हमें दोबारा कायद के उस ख्वाब पे जाना होगा, जिसमें सनत को फ़रोग दे के जॉब क्रिएशन हो, जिसमें एग्रीकल्चर को फ़रोग हो। हमारी कॉटन की फसल आधी रह गई, 13 बिलियन थी, अब 7.5 बिलियन 7 बिलियन पे आ गए। तो ये वो चीज़ें हैं मोटी मोटी जिस पे हमने तवज्जो देनी है। फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1000 रुपये सालाना लॉस कर रही हैं, जिसमें स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, मुआवजा है। ये गुड मनी फॉर बैड मनी है। 1000 अरब रुपये एक साल के ज़ाया जाना उन इदारों के जिसकी चमड़ी से धुआं भी नहीं निकल रहा है, बहुत जुल्म है। लिहाजा हमने इन इदारों को भी, जिनको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस को भी हैंडल करना। फिर सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा इशू है हमारा, 2000 अरब तक पहुंच गया। और सर्कुलर डेट का जो आसान सा मशवरा देते हैं वो यही होता है कि आप कीमतें बढ़ा दें। आप कीमतें बढ़ाएंगे, आपकी पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, आपकी मुकाबलती सकत टूट जाएगी और आपके एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय फिर गिरेगी, कम होगी। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमने अपनी प्रायोरिटी और तरजीहात में शामिल की। और इंशाल्लाह हमारा जो थिंक टैंक है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब यह सब ये बताइए कि UBG की सरपरस्त आला SM मुनीर साहब हैं और बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। आप लोगों की अपने बेचारे बिज़नेस कम्युनिटी में बड़ी पेनिट्रेशन है। अभी जो इलेक्शंस में आप लोग अलाइंस में गए हैं, नेशनल बिजनेस ग्रुप के साथ आप अलाइंस में गए हैं, तो मियां जाहिद साहब उनके चेयरमैन हैं। उनके अलाइंस के बाद की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं
और आप अपने लोगों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, वोटर्स के लिए भी, सपोर्टर्स के लिए भी? देखिए, मियाँजाद हुसैन पहले यूबीजी का एक हिस्सा थे, फिर कुछ गलत फहमियाँ वगैरह थी, वो छोड़ के दूसरे ग्रुप में चले गए, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ करा कि हमारा ग्रुप जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल है और ज़्यादा मेरिट पे उसकी एक साख बनती है, तो वो दोबारा आए। हमने हाथ खोल के उनको वेलकम करा। उन्होंने एक इलेक्शन अलायंस किया है, एनबीजी ने यूबीजी के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहम्मद जम नहीं हुए हैं, मोहम्मद शामिल नहीं हुए हैं, अलायंस करा है उन्होंने, और हम ये इलेक्शन लड़के जीतेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो हमारा साथ रहें और आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं उसको जॉइंटली मुकाबला करें। लेकिन इलेक्शन के दिनों में अमूमन अलायंसेस होते हैं और फिर इलेक्शन के बाद देखेंगे हम कि अलायंसेस जो हैं कितने दिन रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन तक तो सिर्फ एक ही मोटिव है, एजेंडा है कि ये यूबीजी ने जीतना है ये इलेक्शन, फिर बाकी चीज़ें बाद में बात करने पर है तो देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब मुख्तलिफ शहरों में विजिट्स का सिलसिला हुआ है, आप भी मुख्तलिफ शहरों में गए हैं, तो वहाँ कैसा रिस्पांस रहा है? एक्सीलेंट रिस्पांस। पंजाब में ख़ास तौर से तमाम चैम्बर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कराची में इस बार मैंने बड़ा काम करा है। 30 वोट तो मेरे हैं जो मेरे अपने ख़ास मिलने वाले हैं, जो हर साल हमें वोट देते हैं, मैंने सबको मिलवाया है उनसे। तो कराची में भी पल्ला भारी है और इंशाअल्लाह पंजाब में भी एन ब्लॉक वोट लेकर आ रहे हैं वो। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार कोई कंपैरिजन नहीं, उनका कैंडिडेट का नाम भी लोगों को नहीं पता और इस वजह से उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग। बाकी सूबों में क्या सूरत हाल है पंजाब के अलावा? बाकी जगह भी आप गए हैं? देखिए, बलूचिस्तान में हमने शुरू से जो जाली एसोसिएशन थी उनको लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए कोशिश की और आपको सुन के खुशी होगी कि वो पिछले चंद दिनों में तमाम वो लाइसेंसेस उन एसोसिएशनों के कैंसिल कर दिए गए DGTO की तरफ से। तो वो सामने आ जाएगी पोजीशन। KPK में हम बराबर हैं, तो उसमें भी जोड़ तोड़ जारी है। लेकिन यह है कि जो भी लोग आए हम तो ये चाहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। आने वाले वक्त में बहुत चैलेंजेस हैं। कोरोना से पहले ही माशियत जो है वो हिली हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में कोरोना का इम्पैक्ट उतना ख़तरनाक नहीं है, हमें देखने में आया जो दूसरे ममालिक में था, पर बहरहाल कोरोना है। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, मईशत पर हमने बात की और आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की। आपको उससे क्लियर एक पिक्चर सामने आ गई होगी। और इसके साथ ही मेट्रो मैटर से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।